अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आइए आज हम दुनिया के मशहूर और मारूफ कॉमेडियन चार्ली चैपलिन की जिंदगी के कुछ पहलू पर बात करेंगे। बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन उनकी जिंदगी के कुछ किस्से ऐसे हैं जो हमको और आपको सुनना चाहिए। बहुत कुछ हमको सीखने को मिलेगा और हमको बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलेगी। चार्ली चैपलिन एक ऐसे कॉमेडियन थे कि जिन्होंने बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, जैसे आजकल के बहुत सारे कॉमेडियन बकवास करके या कुछ ऐसे वल्गर जोक्स बोल के हंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चार्ली चैपलिन एक ऐसे कॉमेडियन थे जिन्होंने बिना कुछ कहे सिर्फ अपनी एक्टिंग और अपनी हरकतों से ही कॉमेडी की और हंसी की ऐसी रोशनी बिखेरी है जो शायद कभी मध्यम नहीं होगी। बहुत कम लोग जानते होंगे कि उनकी मुस्कुराहट और उनके हंसते हुए चेहरे के पीछे बहुत सारे दर्द छुपे हुए हैं। वो गरीबी और बदहाली के भट्टी में पककर ऐसा सोना बने थे कि जिसकी चमक ने करोड़ों लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरी थी। इसीलिए एक शायर कहता है कि हंसने हंसाने वाले लोग भी टूटे हुए होते हैं अंदर से। बहुत रोते हैं वो लोग जिनको लतीफे याद होते हैं। उनका एक मशहूर कौल है जो हमारे लिए बहुत बड़ा सबक देता है, बहुत बड़ा दर्स देता है। चार्ली कहते थे कि मैं कोशिश करता हूं कि मेरे दुख भले ही लोगों की मुस्कुराहट की वजह बने तो बने, लेकिन मेरी खुशियां कभी दूसरों की दुख की वजह नहीं बनना चाहिए। चार्ली 16 अप्रैल 1889 यानी हिटलर से 4 दिन पहले, हिटलर 20 अप्रैल 1889 को पैदा हुआ था और चार्ली 16 अप्रैल को यानी 4 दिन पहले लंदन शहर में पैदा हुए थे। और चार्ली के माँ बाप खुद एक एक्टर, सिंगर और जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर स्टेज शो किया करते थे। चार्ली का बचपन निहायत ही दुखों में और दर्द में और गरीबी में, गुर्बत में गुजरा। बाप शराब का आदी था। पैसे कमाने के बावजूद शराब की आदत गरीबी की एक बड़ी वजह बनी हुई थी। एक मर्तबा का किस्सा है कि चार्ली की मां, जो कि सिंगर थी, स्टेज पर गाना गा रही थी। गाना गाते गाते अचानक उसकी मां की आवाज चली गई। अब लोग तो टिकट खरीद के आए थे। उन्होंने तो जब आवाज गायब हो गई तो जूते चप्पल की बारिश शुरू कर दी। जब चार्ली ने अपनी मां की यह हालत देखी तो अपनी मां को बचाने के लिए स्टेज पर आ गए और मां के सामने खड़े होकर अपनी तुतली और अटपटी और भोली सी आवाज में अपने मां के गाने को कॉपी करने लगे, उसको कंप्लीट करने लगे। इस अटपटे और अनोखी आवाज ने लोगों का दिल जीत लिया। अब जूते चप्पल की जगह पर सिक्के बरसने लगे। यह चार्ली की पहली कमाई थी। जिस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 5 साल थी। चार्ली उसी वक्त समझ गए कि मेरी गरीबी, मेरे दुख, मेरे दर्द लोगों को कॉमेडी लगते हैं। यही वजह थी कि चार्ली की सारी फिल्में जो उन्होंने बनाई, गरीबी, दुख, बेरोजगारी और अकेलेपन को बताकर उन्होंने लोगों को ज्यादा हंसाया। कुछ ही दिनों में चार्ली के ऊपर एक दुखों का पहाड़ गिरा कि उनके माँ बाप के दरमियान झगड़ा हुआ और तलाक हो गई। चार्ली को और उसकी माँ को और उसके भाई को कुछ दिन अनाथ आश्रम में यानी यतीम खाने में भी रहना पड़ा। वहां भी एक दुखों का पहाड़ चार्ली के ऊपर गिरा कि उनकी मां यतीम खाने में रह रहकर पागल हो गई, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। तो अदालत ने चार्ली को और उसके भाई को बाप के हवाले किया, जब तक चार्ली के बाप ने तो दूसरी शादी भी कर ली थी। चार्ली की सौतीली मां ने बहुत ज्यादा जुल्म चार्ली पर और उसके भाई पर किए। फिर कुछ दिनों के बाद चार्ली की मां, जो सगी मां थी, वो ठीक हो गई तो चार्ली के दुखों में थोड़ी सी कमी आई। अब चार्ली स्कूल भी जाने लग गए थे, लेकिन वो इतने अच्छे स्टूडेंट नहीं थे क्योंकि उनके दिमाग में एक्टर बनने का कीड़ा था और घर का खर्चा भी चलाना था। तो वो पढ़ाई के साथ साथ स्टेज शो और ड्रामे भी किया करते थे और थोड़े बहुत पैसे भी कमा लिया करते थे। एक स्टेज शो के दरमियान एक डायरेक्टर की नजर चार्ली पर पड़ी। उसने चार्ली के अंदर के एक्टर को पहचान लिया और उस डायरेक्टर ने चार्ली की मुलाकात फिल्म मेकर ई हैमिल्टन से करवा दी। उन्होंने अपने एक ड्रामे शेल को होम ऑफर किया चार्ली को
और चार्ली ने वो खुशी खुशी कबूल कर लिया, लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे तो डायलॉग उनको रट्टा लगाकर याद करना पड़ते थे। लेकिन उस फिल्म शेरलॉक होम्स से उनको काफी शोहरत मिली। उस जमाने में दुनिया वर्ल्ड वॉर और आर्थिक महामंदी से गुजर रही थी। चारों तरफ तानाशाहों का आतंक था। उन सब से लड़ने के लिए चार्ली ने कॉमेडी का सहारा लिया। चार्ली को अमेरिका और अमेरिकन लोगों से बहुत लगाव था, इसलिए उनकी पहली शादी अमेरिका में ही ओना ओनेल नाम की लड़की से हुई और कुछ दिन अमेरिका में रहे भी। लेकिन अमेरिका और अमेरिकन लोगों की बेरुखी से परेशान होकर वो लंदन आ गए। लंदन में भी कुछ दिन रहे, लेकिन वहां भी कुछ मसाइल की वजह से वो स्विट्जरलैंड आकर हमेशा के लिए बस गए। और स्विट्जरलैंड में ही चार्ली की मुलाकात हमारे इंडिया के जवाहरलाल नेहरू और उनकी बेटी इंदिरा गांधी से हुई और महात्मा गांधी से भी मुलाकात हुई थी। वो अपनी किताब में, यानी चार्ली अपनी किताब में उन्होंने लिखा है कि वो महात्मा गांधी की सोच से मुतासिर है, इंस्पायर है। फिर आखिर को वो दिन आया 25 दिसंबर 1977 जब लोग क्रिसमस की खुशियां मना रहे थे, तब चार्ली ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और चार्ली का वो जुमला आज भी लोगों की जबान पर है। मुझे भी बोलते हुए अच्छा लग रहा है कि मेरा दर्द किसी के लिए हंसी की वजह तो हो सकता है, लेकिन मेरी हंसी किसी के दुख की वजह नहीं बनना चाहिए। लेकिन सारी दुनिया को हंसाने वाले को मरने के बाद भी कब्र में चैन नहीं आया। चार्ली चैपलिन के मरने के 2 महीने बाद ही कब्र से उनकी लाश चोरी हो गई, गायब हो गई। बहुत हंगामा हुआ, अलग अलग कयास लगाए जाने लगे, लेकिन सारे कयासों को उस वक्त तो रोक लग गई जब चार्ली की बीवी ओना ओनेल को एक अगवाकार यानी फिरौती वाले का फोन आया और $6 लाख तकरीबन 4.5 करोड़ की डिमांड की कि अगर लाश चाहिए तो 4.5 करोड़ यानी $6 लाख हमको चाहिए। ओनेल ने तो साफ मना कर दिया कि मैं देने वाली नहीं हूं, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उन अगवाकारों को और फिरौती मांगने वाले को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने ये काम पैसे के लिए किया था, लेकिन चार्ली ने मरने के बाद भी ये साबित कर दिया कि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको चार्ली चैपलिन की इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए दुआ करते रहें। अस्सलाम वालेकुम।